Hello everyone, welcome to Engineer Success Academy. This is lecture number 5 of electromagnetic theory, and in this lecture I am going to start vector calculus. Vector algebra already complete कर चुकी हूँ, coordinate system already complete हो चुका है. तो vector calculus का अगर हम syllabus देखें तो आपको जो points cover करने हैं vector calculus में वो है differential length, area and volume. आपके तीनों coordinate system के लिए cover करने हैं. Next है line, surface and volume integral. Then del operator, gradient of a scalar, divergence of a vector and divergence theorem, curl of a vector and Stokes theorem, and Laplacian of a scalar. तो ये सारे पॉइंट्स आपको वेक्टर कैलकुलस में कवर करने हैं. तो आज के क्लास में मैं कवर करूंगी फर्स्ट टू पॉइंट्स, दैट इज योर डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम फॉर ऑल थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम. डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो देखो डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि डिफरेंशियल लेंथ आपका कितना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डिफरेंशियल एरिया कितना होगा और डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होगा. तो डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है, ये जो आपका है वेक्टर कैलकुलस, ये आपका रिलेटेड होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर. जैसे हमारा सिंपल अगर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करें तो आपके पास कोई एक फंक्शन होता है जिसको आप इंटीग्रेट करते हो और डिफरेंशिएट करते हो, लेकिन फंक्शन के बदले अगर आपका एक वेक्टर गिवन है तो उस केस में हम कैसे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करेंगे, उसे आपका डील करता है वेक्टर कैलकुलस. तो देखो डिफरेंशियल लेंथ का मतलब होता है कि स्मॉल चेंज इन लेंथ, डिफरेंशियल एरिया का मतलब होता है आपका स्मॉल चेंज इन एरिया, एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम का मतलब होता है आपका स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. तो आपको सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर डिफरेंशियल लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो लेंथ मतलब चेंज इन द लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. तो कंसिडर करो हमने एक क्यूब को लिया, ये आपको एक क्यूब गिवन है, दिस इज योर वन क्यूब. तो यहाँ पे हमने क्या क्या चेंज किया लेंथ में, आपका अक्रॉस एक्स एक्सिस, देन अक्रॉस वाई एक्सिस एंड अक्रॉस जेड एक्सिस. तो कंसिडर करो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एस था. क्लियर. तो एस से हम आते हैं अगर डी की तरफ, एस से अगर हम डी की तरफ आते हैं तो देखो ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस. तो हमें सीक्वेंस लेना है एक्स वाई जेड, ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है. तो इसी को हम फॉलो करेंगे कि एस डायरेक्शन में आपका कितना चेंजेस हो रहा है लेंथ में, वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है और जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है. तो अगर पॉइंट एस से डी आते हैं हम तो एक्स डायरेक्शन में आपका चेंज होगा, स्मॉल चेंज इन एक्स डायरेक्शन. अब डी से अगर सी जाते हो, डी से अगर सी जाते हो तो ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन में चेंज होगा. और सी से अगर बी जाते हो, सी से अगर बी जाते हो तो आपका क्या होगा, जेड डायरेक्शन में चेंज होगा. तो ये आपका क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अक्रॉस एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. क्लियर. तो किसी भी एक वेक्टर को अगर हम देखें वेक्टर ए को, तो अगर ये इस पॉइंट एस पे कोई एक वेक्टर ए रहा होगा तो अगर वो पॉइंट ए से एस से आपका पॉइंट बी तक जाएगा तो उसके लेंथ में आपका चेंजेस होगा अक्रॉस एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंशियल लेंथ की बात करें या डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लिखते हैं डी एल, वेक्टर होगा ये एट पॉइंट एस इज द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट एस. मान लो एक्स पॉइंट के बाद आपका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई एंड जेड, ये आपका स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट था. टू पॉइंट, अब एस से हम किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ, टू पॉइंट बी. तो बी के पास पहुंचते पहुंचते आपका क्या होगा, इसके डायरेक्शन में स्मॉल चेंजेस, मतलब यहाँ पे एक्स के बदले हम क्या, एक्स के साथ आपका क्या चेंजेस हो जाएगा, डी एक्स का चेंज होगा. तब आप एस से पॉइंट डी तक आओगे. फिर डी से अगर आप सी तक जाते हो तो डी वाई चेंज होगा वाई डायरेक्शन में. सो दिस इज योर डी वाई, करेक्ट. और फिर सी से बी जाते हो तो आपका जेड चेंज होगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी जेड. देखो यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू योर डी जेड. तो यहाँ पे आपका चेंजेस क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में. अगर क्यू आर से क्यू भी देखे तो हमारा क्या है, डी जेड ही है. क्लियर. क्योंकि सी बी जो है वो पैरेलल है आर टू क्यू, तो ये भी आपका डी जेड होगा. पी से क्यू देखो तो ये डी वाई है. सेम आपका डी से सी जो है आपका डी वाई है. नेक्स्ट देखो अगर सी से बी, सी से हम आर देखते हैं तो ये आपका डी एक्स है. सेम जैसे आपका सी से आर अगर देखो तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस डी एक्स ले रहे हैं. मतलब आर से सी अगर हम देखें तो ये डी एक्स होगा. सेम जैसे एस से डी आपका क्या है, डी एक्स है.
तो आपका जो बी पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, बी पॉइंट का जो आपका चेंजेस होगा क्या होगा, एक्स में जितना आपका एडिशन हुआ, वाई में जितना एडिशन हुआ और जेड में जितना एडिशन हुआ, तो एस के पास आपका एक्स वाई जेड था, तो बी के पास पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक्स प्लस डी एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई प्लस डी वाई और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जेड प्लस डी जेड हो जाएगा। यानी पॉइंट बी जो हम लिखेंगे वो पॉइंट बी आपका क्या होगा, एक्स प्लस योर डी एक्स, y के बदले y प्लस डी वाई, देन z प्लस डी जेड, ये पॉइंट आपका b का होगा। तो इस केस में जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, सो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे वर्ड हम डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो डी एल ले रहे हैं, तो डी एल को अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो डी एल कंप्लीट डी एल को अगर हम इंटीग्रेट कर दे क्रॉस द लेंथ, तो हमें कंप्लीट लेंथ मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट आपका क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो ये आपका रिलेटेड किससे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड है ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, गिवन बाई आपका होगा डी एल इज इक्वल टू, फाइनल पॉइंट आपका क्या है, बी, वेक्टर बी का वेक्टर माइनस आपका जो पॉइंट एस के पास वेक्टर होगा। मान लो पॉइंट बी के पास आपका वेक्टर बी था और पॉइंट एस के पास वेक्टर एस है, जो हमने एस लिया है पॉइंट, दिस पॉइंट को हमने लिया था, इसको एस को ही हम एक वेक्टर ले लेते हैं, क्लियर, और इस बी को ही हम एक वेक्टर ले लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा। तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे उसको कैसे लिखोगे, सो दिस डी एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल पॉइंट कितना है आपका, फाइनल पॉइंट है b, दैट इज इक्वल्स टू x dx, y dy, z dy, तो इससे इसका हमें सब्ट्रैक्ट करना है x, y एंड z, तो यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू योर x प्लस dx, ओके कंप्लीट लिखते हैं यहाँ पे पहले, x प्लस dx यूनिट वेक्टर ax प्लस y प्लस dy यूनिट वेक्टर ay प्लस z प्लस dz यूनिट वेक्टर az, ये आपका वेक्टर b माइनस वेक्टर s, x ax प्लस y ay प्लस z az, करेक्ट। तो यहाँ पे कंपोनेंट बाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये x और ये x कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या रह जाएगा, dx इन x डायरेक्शन प्लस dy इन y डायरेक्शन प्लस dz इन z डायरेक्शन। तो ये आपका कंप्लीट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, या डिफरेंशियल लेंथ आ गया फ्रॉम पॉइंट S टू पॉइंट B, क्लियर है, ओके। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर हम देखें, ये क्यूब है आपका, तो इसका कौन कौन सा कितने सरफेस एरिया पॉसिबल है, तो अगर हम क्यूब को देखें कुछ इस तरह का शेप है आपका, ओके। तो ये पॉइंट बैक का पॉइंट आपका गिवन है पी क्यू आर एस एंड फ्रंट है ए बी सी डी। सो उसी को इसी तरह से हम नंबरिंग करते हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी। तो देखो यहाँ पे कितने एरिया है, ए बी सी डी जो है उसके जस्ट आपका पैरेलल जो है वो क्या है, पी क्यू एस आर, मतलब दो एरिया यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो पी क्यू आर एस के जस्ट पैरेलल आपका है ए पी एस डी, दो यहाँ पे हुआ मतलब चार, और एक है आपका पी क्यू बी ए और इसके जस्ट पैरेलल आपका क्या है एस आर सी डी। तो इस तरह से टोटल 6 एरिया है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, डिफरेंशियल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम केस देखें तो आपका एरिया क्या है, जब एरिया को हम लेते हैं तो चेंजेस, या तो जैसे कि कंसिडर करो ये हमारा केस था, तो ये डायरेक्शन हमने क्या लिया था, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ए बी क्या है आपका वाई डायरेक्शन में, और बी क्यू क्या है आपका, बी से क्यू, ए बी आपका वाई डायरेक्शन में है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, बी से क्यू आपका क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में,
क्लियर, अगर बी से क्यू हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन यानी माइनस ए एक्स लेते हैं, लेकिन अगर क्यू से बी जाओगे तो आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे। तो ये एक एरिया हुआ। तो जो हम आप लोगों को ऑलरेडी बताई हूँ कि अगर टू वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी होता है, क्लियर, तो अगर इन दोनों वेक्टर का आप क्या लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, मतलब इन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद द एंगल थीटा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वेक्टर ए एंड बी का, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी का प्लेन। तो ये अगर सरफेस एरिया है तो ये भी टू वेक्टर है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आपका और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्लियर, इसके साथ एक एंगल थीटा है। तो इन दोनों का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो होगा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन सा, किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये y है और ये आपका x है, उसका परपेंडिकुलर आपका z डायरेक्शन में होगा, क्लियर, यहाँ पे माइनस ए एक्स है यानी माइनस z डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिक्स सरफेस एरिया का, सिक्स फेसेस का हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और साथ में क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हर एक सरफेस एरिया केस में आपको क्या मिलेगा, टू वेक्टर्स मिलेंगे जो आपका एक एंगल से क्या होगा, सेपरेटेड होगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो आपके फेसेस मिलेंगे वेक्टर के वो किस तरह से मिलेंगे, एक तो इस तरह का फेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेक्टर का इस तरह का कंसेप्ट है, इस तरह का ज्योमेट्री है आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन आपका y है, ये डायरेक्शन आपका x है और ये आपका z है। तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम कंसिडर करें, सबसे पहला देखो अगर इसको हम कंसिडर करें, फ्रंट फेस को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे देखो क्या कंसेप्ट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में dy है, करेक्ट, और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, dz है। इस एरिया को अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में dy है और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, dz, मतलब यहाँ से यहाँ dy, यहाँ से यहाँ dz है, क्लियर है। तो इसका अगर हम देखें सरफेस एरिया, तो इसकी सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में आपका अगर कंसेप्ट है तो यहाँ पे जो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, dy dz, मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो x डायरेक्शन में होगा, क्लियर। तो यहाँ जो आपका सरफेस एरिया आएगा ds वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू योर हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्यूब है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अगर रेक्टेंगल होता तो ये आपका क्या होता, dx एंड dy, क्यूब होता तो dx इक्वल टू dy कर लेते, तो जनरल केस ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx dy, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और इस पे जो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा an, पहले हम इसको लिखते हैं, तो an किस डायरेक्शन में होगा, ये dx एंड dy ले रहे, तो an आपका परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू az, क्लियर है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया, ओके। सेम देखो, ये अगर केस हम लेते हैं ए वाई डायरेक्शन की, अगर बात करें, अगर ये फेस आपने लिया है, अगर ये केस हमने लिया है, तो यहाँ पे देखो ये और ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। तो इनका जो आपका कंसेप्ट होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन किसका है आपका, dx का, और ये डायरेक्शन इसका किसका होगा, dz का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे अगर आपका इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, ये अगर इस डायरेक्शन में ए वाई होगा तो इसके जस्ट बैक में आपका क्या होगा, माइनस ऑफ ए वाई होगा, क्लियर है। जिस तरह से इस फ्रंट फेस में अगर इस डायरेक्शन में ए एक्स है तो उसके जस्ट बैक में जो ये एरिया था, ये जो आपका एरिया है दिस वन, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो आपका जस्ट इस डायरेक्शन में माइनस ऑफ ए एक्स के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ये किस में होगा, इस एरिया की अगर बात करें तो ये माइनस ऑफ ए वाई होगा, क्लियर है। उसी तरह से अगर ये आपका कंप्लीट, ये आपका ये ग्रीन वाला एरिया है, अब इसको देखो, अगर इस केस को हम देखें, ये केस है और साथ में आपका ये है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आपका एरिया होगा, अगर इस डायरेक्शन में हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो अगर इसका डायरेक्शन हम ए जेड ले रहे हैं तो इसके फ्रंट का डायरेक्शन कितना होगा, माइनस ऑफ ए जेड होगा, क्लियर। इस पे जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस ऑफ ए जेड के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है कि आप किस वेक्टर से किसके तरफ जा रहे हो, फाइनली उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, आप किस तरह से मूवमेंट कर रहे हो, उसी तरह से ए वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपको चूज करना है। मतलब वेक्टर ए क्या है dx, वेक्टर बी क्या होगा dy, सेम आपका dz भी हो सकता है और dx भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, पर टू वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होंगे। तो आपको क्या देखना है कि थर्ड जो होगा वो आपका a टू b जा रहे हो, तो आपका क्या है, अब इस तरह से जा रहे हो तो थंब आपका राइट हैंड का थंब आपका अप आ रहा या राइट हैंड का थंब आपका डाउन आ रहा, उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, जो a क्रॉस b का हम फाइंड आउट करते थे। तो ये आपका क्या होगा, ds का वैल्यू एक ये होगा। अगर इस केस के लिए हम देखें, केस b के लिए देखें, तो इसकी ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू योर d ऑफ z d ऑफ x a y यूनिट वेक्टर, क्लियर। इसको s1 ले लो, इसको ds2 ले लो,
तो DS3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो केस सी को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा D ऑफ वाई, D ऑफ एक्स एंड परपेंडिकुलर A ऑफ जेड। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल सरफेस एरिया। तो थर्ड हमारा क्या रह गया, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम आपका क्या होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगा वो चेंज इन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का आपका चेंज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dx, dy और dz। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो आपका डिफरेंशियल लेंथ मिला था आपको, जो आपका डिफरेंशियल लेंथ मिला था वो लेंथ आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डीएल की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंशियल सरफेस एरिया भी जो आपको मिला है वो भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल लेंथ और एरिया जो है आपका इज वेक्टर, क्लियर। लेकिन आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम इज स्केलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, आपने ये कंप्लीट कैलकुलेशन किया एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या हम डिफरेंशियल लेंथ से ही डायरेक्टली एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया जो होता है क्या होता है, लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिल जाएगा। अगर एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हम आपका लेंथ गिवन है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जेड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन होगा, और एक्स एंड वाई में जो चेंजेस हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करने से आपको एरिया मिल जाएगा। तो इसका ये कहने के मतलब है कि हम अब कंप्लीट कैलकुलेशन ना भी करें तो भी अगर हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया एंड वॉल्यूम की वैल्यू। ओके, तो देखो अगर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट, देखो अगर ds मतलब एरिया, डिफरेंशियल एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मान लो x के डायरेक्शन अलोंग ax can be obtained from dl। कैसे, तो देखो dl की जो वैल्यू है होती है वो हमें क्या मिली है, dx x डायरेक्शन में, dy y डायरेक्शन में, प्लस dz योर z डायरेक्शन, ये मिली है। तो हमें फाइंड आउट करना है ds अलोंग ax डायरेक्शन में, क्लियर। तो ax डायरेक्शन में अगर हमें dl फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ds की वैल्यू हमें ax के डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x डायरेक्शन में आपको क्या मिली है, अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें x डायरेक्शन में क्या वैल्यू मिली है, दैट इज इक्वल्स टू योर x डायरेक्शन में अगर बात करें तो दैट इज dy एंड dz। ओके, यहाँ पे दिस इज योर dy एंड dz है, दिस इज योर dy एंड dz। तो ये आपको x डायरेक्शन में मिला है dy एंड dz। तो अगर हमें x डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो जो आपका y एंड z डायरेक्शन में आपके कंपोनेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर y डायरेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है तो जो z और x डायरेक्शन में उसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर z डायरेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, y और x डायरेक्शन में जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें x डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे y और z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है और साथ में यूनिट वेक्टर x लगा देंगे। मतलब आपका क्या हो जाएगा, dy dz और यूनिट वेक्टर योर ax। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल लेंथ से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड, अगर ये आपका एरिया 1 है तो एरिया 2, अगर डिफरेंशियल एरिया 2 फाइंड आउट करना है आपको y डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, x और z के जो कंपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि dx dz ay आ जाएगा। सेम अगर डिफरेंशियल एरिया इन योर z डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो x एंड y के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, dx dy और ये क्या हो जाएगा आपका dz। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक ये है कि आप डिफरेंशियल लेंथ फाइंड आउट कर लो, उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स है जिस डायरेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है उसके कंपोनेंट को छोड़ के रिमेनिंग जो 2 कंपोनेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल एरिया। और लास्ट में अगर हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, जो आपका एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिफरेंशियल वॉल्यूम आपको यही मिला था dx dy एंड dz। तो ये हो जाएगा आपका dx dy एंड dz, क्लियर है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी वैलिड है, आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी वैलिड है, एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज सेम फॉर ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखते हैं जिसमें हमें डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट इज योर
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो यहाँ पे हम हमेशा डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें, कहीं पर डिफरेंशियल एंगल की हम बात नहीं करेंगे, कहीं भी डिफरेंशियल आपका डिफरेंट क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे। सिंपल हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंशियल लेंथ, और लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल लेंथ, और एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल लेंथ, और वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल एरिया एंड डिफरेंशियल योर व्हाट, डिफरेंशियल लेंथ, तो हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील कर रहे हो तो आपके पास जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, रो, फाई एंड जेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रो में स्मॉल चेंजेस कितना है, डिफरेंशियल लेंथ का चेंजेस कितना होता है रो का, मींस रो में चेंजेस इन लेंथ कितना है, देन फाई में चेंजेस इन लेंथ कितना है। देखो फाई में चेंजेस इन लेंथ की बात करेंगे, ना कि चेंजेस इन एंगल डिग्री की बात करेंगे। डिफरेंशियल लेंथ इन फाई हम फाइंड करेंगे, देन आपका जेड डायरेक्शन में आपका क्या चेंजेस है उसकी बात करेंगे। ओके, तो मान लो अगर ये आपका एक पोर्शन है आपका सिलेंडर का, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्मॉल चेंज इन योर रो, तो इनिशियल मान लो कि ये रो का पॉइंट एस पे था, क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, स्मॉल चेंज किया, क्लियर, तो आप पॉइंट इस ये पॉइंट पे पहुंच गए, दिस इज पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हमने ले लिया ओ, तो एस से ओ में पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, स्मॉल चेंज इन फाई करना है। तो स्मॉल चेंज इन फाई करना है तो सबसे पहले इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने लिया, तो ये पॉइंट ओ डैश हमने ले लिया। अब स्मॉल चेंज इन फाई करना है, तो ये एंगल आपका क्या है, एक्स एक्सिस से आपका ये एंगल फाई है, तो स्मॉल चेंज इन फाई करना है तो हमें स्मॉल चेंज में हमने फाई को किया, क्लियर। तो यहाँ इस पॉइंट पे आ गए, मान लो ये पॉइंट आपका है पी, एक पॉइंट पे आए, तो ये पॉइंट जो है ये आपको देगा स्मॉल चेंज इन एंगल फाई, तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, डी फाई होगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये पॉइंट है ए से आपका बी का जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आए, तो ये स्मॉल चेंज इन एंगल आया। हमें क्या निकालना है, स्मॉल चेंज इन डिफरेंशियल लेंथ ड्यू टू योर एंगल फाई। तो यहाँ पे ये एंगल अगर फाई है तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर देखें, इस पॉइंट को मान लो हमने एम लिया, तो एम से अगर हम पी देखें, एम से अगर आप पी देखो या एम से आप ओ डैश देखो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू रो होगी, क्लियर। तो ये पॉइंट आपका रो है और इसके साथ ये डी फाई है, तो ये जो आर्क बनेगा, जो आर्क है आपका कौन सा, ये आर्क है आपका ओ डैश पी, ये जो आर्क होगा यही डिफरेंशियल चेंज इन एंगल होगा। तो ये जो आपका एंगल होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर ये आर्क है, ये एंगल डी फाई है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू आपका होगा रो डी फाई, क्लियर है। तो रो डी फाई जो होगा वो डिफरेंशियल लेंथ होगा ड्यू टू फाई, ड्यू टू डी फाई, जो आपका डी फाई के चेंज की वजह से हुआ। लेकिन हम डी फाई डायरेक्टली चेंज इन योर डिग्री नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है, डिफरेंशियल लेंथ आपका कितना होता है ड्यू टू चेंज इन द एंगल फाई, दैट इज योर डी फाई, क्लियर है। तो यहाँ फाई से हमने चेंज किया डी फाई, तो यहाँ जो आर्क बना वही आपका क्या होगा, लेंथ होगा, दैट इज रो डी फाई। तो इसका अगर हम वैल्यू देखें तो पॉइंट एस से हम ओ पे आए थे, तो ये जो आपका आया है यही लेंथ आपका क्या है, चेंज इन योर आर्क लेंथ ऑफ ड्यू टू फाई। अब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये यहाँ से ए से अगर हम बी जाते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, ए से अगर बी जाते हैं तो यही चेंज इन डी जेड है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में डी जेड आ रहा है। तो हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर आपने पॉइंट ले लिया है कुछ इस तरह से, देखो कि अगर हम लेते हैं ये पॉइंट अगर सी है तो यहाँ से सी से हम क्यू आते हैं, क्यू से अगर हम बी जाते हैं, क्यू से बी जाते हैं तो ये आर्क, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है तो ये आपका आर्क होगा, और बी से हम ए जाएंगे तो डी जेड हो जाएगा। देखो सी से क्यू हमें क्या मिला, दिस इज योर डी ऑफ रो, क्योंकि यहाँ तक अगर हमने पॉइंट क्या लिया, दिस इज योर पॉइंट रो है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, डी रो, और ये वैल्यू कितनी आई, दिस इज रो डी फाई, क्लियर। और यहाँ से यहाँ अगर जाते हो, बी से ए जाते हो तो ये क्या मिल जाएगा, डी जेड, क्योंकि हमें रो फाई जेड लेना है इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गए तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगी, दैट इज योर, दिस इज योर चेंज इन रो फाई एंड जेड। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल लेंथ की बात करें तो अब हमारा डिफरेंशियल लेंथ कितना होगा, दैट इज योर डी एल। तो सबसे पहले डिफरेंशियल लेंथ जो है रो के डायरेक्शन में कितना चेंज है, डी ऑफ रो, ए रो के डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे ये अगर हमने चेंज किया है सी से क्यू अगर आप जा रहे हो तो ये डायरेक्शन किसका है, रो का डायरेक्शन है, क्लियर। ये डायरेक्शन अगर जा रहे हो, क्यू से बी जा रहे हो, क्यू से बी जा रहे हो तो ये डायरेक्शन किसका है, ए फाई का डायरेक्शन है, और बी से ए जा रहे हो तो ये डायरेक्शन किसका है, ए जेड का डायरेक्शन है, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल लेंथ की वैल्यू लिख सकते हैं, आपका रो के डायरेक्शन में, फाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में। तो ये आपका रो के डायरेक्शन का आया, प्लस आपका फाई के डायरेक्शन में कितनी वैल्यू हो जाएगी, रो डी फाई ए फाई, करेक्ट, प्लस आपका जेड के डायरेक्शन में क्या होगा, डी जेड ए जेड, ओके। तो
तो फाइनली आप कहाँ से कहाँ गए हो, अगर हम फाइनली पॉइंट की बात करें तो सी से आप कहाँ पहुंचे हो, सी से पॉइंट ए पहुंचे हो, तो ये क्या है, एक डायगोनल है। किसी भी एरिया का ये क्या है, एक डायगोनल है। इस कंप्लीट एरिया का ये क्या है, एक डायगोनल है आपका, जिसको हमने ट्रेवल किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट किसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा लार्ज व्यू में हम देखते हैं। तो यही केस था आपका, ये आपका क्या आया था, रो डी फाई, दिस इज योर डी रो, दिस इज योर एंगल फाई, और यहां से ये एंगल जो है, दिस एंगल इज योर डी फाई। क्लियर, यहां से तो ये पॉइंट जो है दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, रो डी फाई। दिस इज योर डी रो, दिस इज योर डी रो, दिस इज रो डी फाई, दिस इज ऑल्सो योर डी रो, ये भी आपका डी रो होगा। क्लियर, और ये जो होगा यही आपका रो डी फाई होगा, ये भी आपका क्या होगा, रो डी फाई होगा। और यहाँ से ये जो लेंथ है आपका, या फिर ये लेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, डी जेड होगा। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप्स के सरफेस एरिया आपको दिख रहे हैं। एक तो आपका ये फ्रंट में दिख रहा है, क्लियर, एक आपका टॉप में दिख रहा और एक आपका साइड में दिख रहा। जो आपका टॉप में है सेम एरिया बॉटम में रहेगा, जो आपका फ्रंट में है वही जस्ट इसके बैक में होगा, जो साइड में है वही दूसरे साइड में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने कंसिडर किया, इस एरिया को कंसिडर किया, दिस इज एरिया नंबर 1, इस फ्रंट एरिया को हम देख रहे हैं, दैट इज दिस वन, ये एरिया फ्रंट एरिया आपका। तो यहाँ पे देखो ये एरिया में आपके 2 डिस्प्लेसमेंट कौन से, डिफरेंशियल लेंथ कौन कौन से है, एक तो रो डी फाई है, एक डी जेड है। तो ये आपका कुछ इस तरह से रो डी फाई आर्क एंड डी जेड, तो इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रो फाई जेड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यूनिट वेक्टर, तो ये दोनों अगर डी जेड है, रो डी फाई मतलब ये क्या है, ए फाई का डायरेक्शन बता रहा, ए फाई के डायरेक्शन में, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ए रो के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट हम एरिया देख रहे हैं आपका ये वाला एरिया, मतलब जो आपके साइड में एरिया है, मीन्स दिस एरिया। ये हम कलर लेते हैं इसको, रेड कलर, ब्लैक ले लो इसको, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, दिस एरिया, करेक्ट। तो यहाँ पे चेंजेस कितने हैं, डी रो और डी जेड, तो ये क्या आपका डी रो और डी जेड, तो इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होगा वो ए फाई के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, इस पे परपेंडिकुलर जो होगा ए फाई के डायरेक्शन में होगा, ये सरफेस एरिया तो इस पे परपेंडिकुलर आपका ए रो के डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज योर एरिया 2, करेक्ट। अब हमें क्या देखना है, एरिया 3 देखना है। तो एरिया 3 आपका क्या होगा, आपका रिमेनिंग जो टॉप पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो आपका इस केस में अगर हम एरिया देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये एरिया की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, ये कितना है आपका लेंथ, रो डी फाई, और आपका ये वैल्यू कितनी है, दिस इज योर डी रो। तो इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज योर ए जेड की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका डीएस की जो वैल्यू होगी, एरिया की वैल्यू 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एरिया की वैल्यू के लिए रो डी फाई एंड देन डी जेड एंड परपेंडिकुलर ए रो। ds2 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू डी रो डी जेड एंड ए फाई। एंड एरिया 3 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस ऑल आर द वेक्टर, सो दिस इज डी रो डी फाई योर ए जेड। तो इसको आप लिख सकते हो रो डी फाई ए जेड। क्लियर, तो इस तरह से हमें डिफरेंशियल सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मिल गया। तो वॉल्यूम कितना होगा, ये कंप्लीट वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। ये कंप्लीट जो वॉल्यूम गिवन है तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम डीवी की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एरिया इनटू आपका क्या लेंथ। तो यहाँ पे डीएल की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, डीएल की जो हमें वैल्यू मिली है डी रो डी फाई एंड डी जेड, मतलब ये 3 कंपोनेंट का ही मल्टीप्लीकेशन उसका एरिया होगा। तो ये एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू योर रो डी फाई डी जेड। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फॉर ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको कंसेप्ट को समझना है कि यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ना कि एंगल की बात करें। तो अगर एक एंगल यहाँ पे गिवन है तो आपका एक आर्क तो जरूर होगा जो आपका लेंथ देगा ड्यू टू चेंज इन दैट एंगल। क्लियर, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो ये कैसे होता है, आर थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे 2 एंगल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 आर्क होंगे। और आपका एक जो है आपका क्या है, लेंथ है, तो एक चेंज इन लेंथ होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम देखें
तो यहाँ पे कंसिडर करो, अगर ये हमने एक पार्ट ऑफ स्फेयर को देखा, तो स्फेयर के अगर एक पार्ट को देख रहे हो तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, चेंज इन रेडियस लिया। तो मान लो इनिशियल पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r था, आपको यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर r। उसके बाद आपने चेंज किया रेडियस का, कितना लिया, ये दिस इज योर dr, तो दिस वैल्यू इज योर dr लिया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, थीटा में चेंजेस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पे थीटा को अगर चेंज करोगे तो ये एंगल आपको डी थीटा गिवन है, देखो यहाँ पे दिस इज योर डी थीटा। तो अगर ये डी थीटा है तो यहाँ से इस पॉइंट तक आप आ जाओगे। क्लियर। तो इस पॉइंट पे अगर पहुंचे तो यहाँ पे ये आपका r था, ये आपका dr है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे आए तो एक r को आपने ट्रेस किया, तो ये r की जो वैल्यू होगी, bc की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, bc की जो वैल्यू होगी वो क्या है, ये r है और ये आपका d थीटा है। क्लियर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा r का, r d थीटा हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यही वैल्यू होगी इस r की। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको फाई को चेंज करना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो फाई तो आपका कांस्टेंट है इस सारे पॉइंट पे, ये आपका फाई का पॉइंट है, तो ये फाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर फाई। लेकिन अब आपको फाई को चेंज करना है, मतलब इनिशियली यहाँ से यहाँ तक आपका फाई था, तो अगर आप फाई को अब चेंज करते हो तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई। तो डी फाई में जैसे ही जाओगे तो आप पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप पहुंचते हो तो इस पॉइंट का अगर हम प्रोजेक्शन देखें, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम स्फेयर पे देखें तो ये इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे फाइनली जो आपका होगा ये चेंजेस हो रहा ड्यू टू फाई। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कितनी है, रो, दिस इज ऑल्सो योर रो। तो ये वैल्यू जो होगी, इस पॉइंट को मान लो हमने ले लिया, कंसिडर दिस पॉइंट एज योर MP। तो MP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MP आपका इक्वल हो जाएगा रो डी फाई के। तो MP की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ से CD की वैल्यू होगी। अगर इसको C और इसको हमने D लिया है, दिस इज योर C पॉइंट और दिस इज योर D पॉइंट, यही वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू रो डी फाई MP की वैल्यू हो जाएगी। मतलब फाइनली जो आप चेंज कर रहे हो, A से B जा रहे हो, B से C जा रहे हो और C से D जा रहे हो, तो फाइनली आपने क्या किया, टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी डिफरेंशियल लेंथ उसको कवर किया। तो ये जो आपका आ रहा है ये कंप्लीट एरिया था आपका, ये आपका कंप्लीट एरिया है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि आपका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ये लेंथ कितना है, हाइट कितना है और ब्रेथ कितना है। तो ये कंप्लीट एरिया का हम वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल लेंथ होगा उसको आप कैसे लिखोगे, तो DL की जो वैल्यू होगी, DL की वैल्यू होगी DR इन AR डायरेक्शन, करेक्ट, प्लस योर, अगर हम थीटा के डायरेक्शन में देखें तो थीटा के डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा, R D थीटा इन थीटा के डायरेक्शन में चेंज होगा। और फाई के डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा, रो डी फाई। बट रो तो आपका वेरिएबल नहीं है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये वेरिएबल है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो रो की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, रो की वैल्यू होती है आपकी r sin थीटा। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, r sin थीटा d फाई। क्लियर, क्योंकि रो आपका क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेरिएबल है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू योर r sin थीटा, और किस डायरेक्शन में, ये a फाई के डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये आपका डिफरेंशियल लेंथ की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से डायरेक्टली आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। इन डायरेक्शन में अगर a फाई निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर a थीटा को निकालना है तो इन दोनों के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर AR के डायरेक्शन निकालना है तो इन दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। बट हम वैसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं क्लियर कंसेप्ट से कि ऐसा सरफेस एरिया कैसा आएगा। तो कितने टाइप के सरफेस एरिया पॉसिबल है, आप देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो एक जो इसका नीचे का एरिया है वही इसका टॉप का एरिया होगा, एक जो आपका फ्रंट का एरिया है वही बैक का है, और एक साइड वाला एरिया है। क्लियर। तो अगर इस साइड में साइड वाला एरिया की बात करें, मतलब अगर इसकी बात करें, हम इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक तो DR का चेंज हो रहा, दूसरा किसका चेंज हो रहा, थीटा का चेंज हो रहा, दैट इज इक्वल टू DR, और ये क्या है, R D थीटा, DR एंड R D थीटा फ्रंट के लिए, सॉरी साइड के लिए। और अगर हम इसका फ्रंट को देखें, अगर ये पोर्शन को अगर आप देखते हो फ्रंट के लिए, तो यहाँ पे फ्रंट में क्या चेंजेस होगा, एक तो यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका रो डी फाई, मतलब R sin थीटा D फाई, और एक चेंज किसका हो रहा, दिस चेंज, ये चेंज किसका है, थीटा का, मतलब R D थीटा, ये आपका हो गया इस फ्रंट एरिया का। और अगर टॉप एंड बॉटम की बात करें, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये बॉटम है और इसका यही टॉप है इसका, तो इस एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा, एक तो आपका DR चेंज हो रहा, दूसरा क्या चेंज हो रहा, D फाई चेंज हो रहा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली जो आपका शेप आएगा कुछ इस तरह का शेप आएगा। तो एक जगह पे अगर इसको देखें तो ये क्या था आपका रो डी फाई, ये है, यही रो डी फाई है, और यही रो डी फाई को हमने क्या लिखा, R sin थीटा D फाई।
इस डायरेक्शन का चेंज, और इसके साथ ये वाला एरिया, तो ये क्या है आर डी थीटा, तो ये कौन सा एरिया हो गया आपका, एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब ये कौन सी एरिया की बात कर रहा है, ये एरिया की बात कर रहा है, मतलब फ्रंट एरिया की बात कर रहा है, जो ग्रीन लाइन में आपका है उसकी बात कर रहा है, ये वाला पहला वाला पिक्चर जो है फ्रंट एरिया। सेकेंड देखो आपका एरिया है दैट इज इक्वल टू योर डी आर एंड योर डी फाइव, तो डी आर और डी फाइव की अगर बात कर रहा है तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, डी आर और डी फाइव। तो यहाँ से देखो ये एरिया जो है, जो आपका टॉप एंड बॉटम का एरिया जो दिखाई नहीं दे रहा है दैट इज इक्वल टू डी आर एंड योर डी फाइव, ये एरिया है ब्लैक से जो शेडेड है डी आर एंड डी फाइव। तो थर्ड एरिया आपका क्या रह गया, थर्ड एरिया आपका हो जाएगा आर डी थीटा एंड योर डी आर। तो आर डी थीटा एंड डी आर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, आर डी थीटा, मतलब थीटा एंड डी आर की बात कर रहा। तो यहाँ पे देखो आर, ये जो वैल्यू है, ये जो आपकी साइड की एरिया दिख रही है, ये आपका जो रेड लाइन में दिख रहा है वो इसकी बात कर रहा, डी आर एंड डी थीटा की बात कर रहा। तो यहाँ से जिसका सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट सरफेस एरिया की अगर हम बात करें डी एस वन, यानी कि आपका पिक्चर वन की बात करें अगर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाइव देन आर डी थीटा, और इस पर परपेंडिकुलर कौन सा एरिया होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ए आर के डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज योर ए आर, क्योंकि ये आपका किसके कंपोनेंट है, एक तो फाइव का कंपोनेंट है और दूसरा किसका, थीटा कंपोनेंट है। तो फाइव और थीटा का जो चेंजेस होगा किस डायरेक्शन में होगा, एरिया के टर्म्स में ए आर डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका जो है फाइव के कारण है ए फाइव, और ये आपका किसके कारण है, ये आपका थीटा के आर के कारण है, दैट इज योर ए आर। तो परपेंडिकुलर आपका किस डायरेक्शन में होगा, ए आर के डायरेक्शन में होगा। सेम आपका बी के लिए अगर इसको हम देखें तो ये ए आर डी आर किसके लिए, आपका ए आर के लिए, आर साइन थीटा किसके लिए, थीटा डी फाइव किसके लिए है, ए फाइव के लिए। तो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, ए थीटा के डायरेक्शन में होगा। सेम अगर इस थर्ड फिगर को देखें तो डी आर किस डायरेक्शन में, ए आर के डायरेक्शन में, एंड देन आर डी थीटा किस डायरेक्शन में, योर आर डी थीटा इज डी थीटा के डायरेक्शन में। तो इस पे परपेंडिकुलर जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, ए फाइव के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम ए आर लिख रहे हैं। ओके, सेकेंड फिगर के लिए अगर हम देखें डी एस टू की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा डी फाइव देन योर डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा। और थर्ड एरिया की अगर बात करो तो थर्ड एरिया डी एस थ्री की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, आर डी थीटा देन योर डी आर, और इस पे परपेंडिकुलर जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ए फाइव के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो ये मेथड है, फिगर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो डिफरेंशियल लेंथ गिवन था, लेंथ की वैल्यू आपको गिवन थी, डीएल की वैल्यू आपको क्या मिली थी, दैट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डीएल की हमें क्या वैल्यू मिली थी, डीएल इज इक्वल्स टू योर, यहाँ पे देखो डीएल की हमें वैल्यू मिली है आर ए आर डी आर ए आर डी थीटा ए थीटा आर साइन थीटा एंड ए फाइव। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और उससे भी हम चेक करते हैं कि दोनों का वैल्यू आपको सेम मिला है। दिस इज योर डी आर ए आर प्लस योर आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा देन ए फाइव, करेक्ट। तो अगर हमें ए आर के डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो इन दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला हमारा ए आर के डायरेक्शन में आया, तो देखो आर डी थीटा आर साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो क्या है आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा एंड डी फाइव यहाँ आपका है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे डी फाइव मिसिंग है, सो दिस इज योर डी फाइव ए फाइव, करेक्ट। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे भी डी फाइव मिसिंग है, तो यहाँ पे डी फाइव ऐड कर लो। सो दिस इज योर डी फाइव, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसके डिफरेंशियल कंपोनेंट तो हमेशा ही एग्जिस्ट होंगे। तो दिस इज योर डी फाइव, ओके। तो यहाँ से इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी ए आर के डायरेक्शन में। सेम देखो अगर हमें ए थीटा के डायरेक्शन में देखना है तो ए थीटा के डायरेक्शन में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आर एंड आर साइन थीटा डी फाइव। तो देखो यहाँ पे डी आर एंड आर साइन थीटा डी फाइव, सेम आपका ए फाइव के डायरेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वॉल्यूम इसका टोटल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ए आर ए थीटा एंड ए फाइव। सो दिस इज इक्वल्स टू योर डी आर, यानी फाइनली क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, करेक्ट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल सरफेस एरिया एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम इन योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरह से हमने फाइंड आउट किया है। आप दोनों मैट्रिसेस को याद रख सकते हो। हर एक केस के लिए सिर्फ आपको डिफरेंशियल लेंथ याद रखना है।
और आपको समझना है कि सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। आर्क का केस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ एंगल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन एंगल। तो इसलिए हम हमेशा डिफरेंशियल लेंथ की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका था मीन्स डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम फॉर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, जो आपका सेकेंड टॉपिक है। तो लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल क्या रिक्वायरमेंट है और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालते हो, y अगर है तो उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद मान लो किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन किया और उसके इंटीग्रेशन के बाद आपकी वैल्यू y आई, तो ये f(x) को आप लोगों को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर इंटीग्रैंड। क्लियर। तो देखो, अगर इंटीग्रैंड सिंपल एक फंक्शन है तो उस केस में सिंपली आप क्या करते हो, फाइंड आउट कर लेते हो इंटीग्रेशन की वैल्यू। लेकिन अगर यही इंटीग्रैंड आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, तो इस केस में हम इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्रॉस लाइन कर सकते हो, किसी भी लाइन यानी कर्व के क्रॉस एक लाइन में कर सकते हो, या तो एक सरफेस के क्रॉस कर सकते हो, या फिर एक वॉल्यूम के क्रॉस कर सकते हो अगर 3D देखें। तो इस केस में जो हम कंसेप्ट वेक्टर के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, उसी से आपका कंसेप्ट आता है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर। तो डी, यहाँ पे dx की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, सिंपल एक रफली हम समझ रहे हैं, अगर लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो f(x) dx की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, लाइन अक्रॉस द लाइन की बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे हम f(x) और हम लिखते हैं ds, तो ये हम सरफेस इंटीग्रेशन की बात करें। सिंपल केस, जब आपका f(x) वेक्टर नहीं है, उस केस में हम डायरेक्टली इसको दोनों को इस तरह से लिख रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, f(x) और dv की बात होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम dx का क्या कंसेप्ट होता है, ds का क्या कंसेप्ट होता है, dv का क्या कंसेप्ट होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक वेक्टर क्वांटिटी को लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेट करके हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। उसी से हम देखेंगे कि लाइन एंड सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल आपका किसी भी वेक्टर का क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और एक क्रॉस लाइन हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये दो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो आपको ये फिगर गिवन है, तो इस फिगर को पहले समझो, ये फिगर का क्या मतलब है। सबसे पहले लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन जो होता है मीन्स द पाथ, लाइन्स मीन द पाथ along a curve in space, ये ध्यान रखना। इसके हम कंटूर भी बोलते हैं। तो लाइन जो होता है वो एक क्या होता है, पाथ along a curve in space होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वेक्टर ए लिया। क्लियर। तो एक वेक्टर ए लिया और हमने इस वेक्टर, मान लो ये वेक्टर आपका कंटिन्यूअस इन अ स्पेस गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसके एक कर्व लिया हमने। तो मान लो ए से बी तक हमने क्या लिया, एक पाथ लिया। अभी ये सैडेड पाथ को जो सी से होते हुए जाता है उसको भी भूल जाओ। हमने क्या किया, पहले एक वेक्टर लिया जो कंटिन्यूअस इन द स्पेस है, और ए से बी हमने क्या लिया, एक पाथ लिया। तो ये क्या है, एक कर्व है। क्लियर। तो इस कर्व पे जो वेक्टर ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वही आपका क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए होगा along द पाथ। आपका जो ए से बी, उस पाथ को हमने क्या बोला है, पाथ एल बोला है। जो पाथ ए से बी जा रहा उस पाथ को हमने क्या बोला है, पाथ एल बोला है। तो वेक्टर ए का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा along द पाथ एल, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, द लाइन इंटीग्रल, the line integral is the tangential component of vector A along कर्व कौन सा आपका, L। कर्व भी बोल सकते हैं उसको, पाथ भी हम बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज कर्व ऑल्सो, कर्व या पाथ L। क्लियर। अब यहाँ देखो कि कोई एक वेक्टर फील्ड A गिवन है, तो इसका कर्व आपको L गिवन है, तो हमें डिफाइन करना है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल जो होगा आपका, लाइन इंटीग्रल इज डिफाइन एज, लाइन इंटीग्रल इज डिफाइंड एज, लाइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्रॉस इंटीग्रेशन में आपका लाइन होगा वेक्टर ए डॉट आपका लेंथ dl, क्योंकि ए से अगर बी जा रहे हो तो लेंथ को आप देख रहे हो। तो अगर इसका स्मॉल लेंथ को हम देखें तो ये इसका स्मॉल लेंथ क्या है, dl है, दिस इज योर dl।
तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ए भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ऑन पाथ एल, वो क्या होगा आपका ए डॉट डी एल विद एंगल थीटा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो आपका वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लाइन इंटीग्रल की ये वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू लाइन ऑफ इंटीग्रल का ए डॉट डी एल। लेकिन अंदर आप अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर देखो तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, करेक्ट, देन मॉड ऑफ वेक्टर dl और एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड dl दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। यही एंगल है वेक्टर a और dl के बीच, क्योंकि ये लेंथ आपका स्मॉल लेंथ अगर आपने लिया इंटीग्रेशन में, अगर आप स्मॉल लेंथ लेते हो और कंप्लीट पाथ l से आप इंटीग्रेट कर दोगे तो कंप्लीट आपको वैल्यू पॉइंट a से भी मिल जाएगी, आपकी लाइन इंटीग्रल की कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, cos थीटा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अलोंग पाथ l दैट इज योर इक्वल्स टू, this is equals to integration along path L and magnitude of vector A को मान लो हमने A लिया, magnitude of vector DL को हमने DL लिया, तो ये cos थीटा को यहाँ लिखो आप, this is your cos थीटा and ये आपका क्या हो गया DL। तो देखो यहाँ पे ये दोनों आपका क्या है, इक्वल है, मतलब A डॉट DL की जो वैल्यू होगी A cos थीटा DL आपका वैल्यू होगा लाइन इंटीग्रेशन। मतलब टू वेक्टर से हमने इसको किस में लाया, सिंपल आपका स्केलर क्वांटिटी लिया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी आपका स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल भी आपका क्या है, स्केलर है। तो अब इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो डीएल को, कहां से कहां तक, लेंथ की वैल्यू कहां से कहां तक है, आपका लेंथ की वैल्यू अलोंग द पाथ एल है। तो यहाँ पे जीरो से एल भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट जीरो से ही डायरेक्टली नहीं है, ये कर्व है आपका, तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है और किसी भी पॉइंट तक जा सकता है। तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको पाथ एल लिया। क्लियर हुआ कि लाइन इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। तो यहीं पे देखो, अगर इस पाथ को हमने क्लोज कर दिया, मतलब बी से आप ए तक आ रहे हो थ्रू सी, क्लियर, तो ये पाथ आपका क्लोज हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोज कॉन्टूर या सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द पाथ क्लोज पाथ एल। तो इस केस में क्या हो रहा कि वेक्टर ए जो है क्लोज पाथ के क्रॉस कितना सर्कुलेट कर रहा, इसका कंसेप्ट ये हुआ। तो यहीं पे एक कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं, यानी वेक्टर ए का जो है पाथ एल के क्रॉस कितना सर्कुलेशन हो रहा। तो यहीं पे एक कंसेप्ट आपका आता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ, इसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड या एनी वेक्टर अराउंड गिवन पाथ। तो यहाँ पे वेक्टर ए है तो हम ले रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड पाथ एल। क्लियर, ये कंसेप्ट है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे जब लाइन इंटीग्रल आपने लिया था, ये जो हम लाइन इंटीग्रल को ले रहे हैं, तो ये आपका क्या एक कर्व है, तो इसको जो अगर आपने क्लोज कर दिया तो ये क्या हो गया, एक सरफेस हो गया। क्योंकि अगर लाइन को हमने क्लोज किया, अगर क्लोज लाइन आपका है तो इसका क्या मतलब है, वो एक सरफेस होगा, और वो सरफेस क्या होगा, ओपन सरफेस होगा। तो यहाँ पे जो आपका होता है सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड पाथ एल डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड होता है इफ द पाथ of integration, if the path of integration is a closed curve such that यहाँ पे इस केस में क्या है आपका ए बी सी ए, इस केस में आपका कौन सा क्लोज पाथ है, ए बी सी ए, सच दैट ए बी सी ए it becomes a closed contour. Integral which is called the circulation of vector A around path L, that is, इसको हम डिफाइन करते हैं क्लोज। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लोज है। इंटीग्रेशन में अगर इस तरह से आप सर्कल बनाते हो, इसका मतलब ये पाथ आपका क्या है, अगर एल हम यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब ये पाथ आपका क्लोज है, और ये हो जाता है ए डॉट डी एल। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या आता है कि पाथ को हमने क्लोज किया तो हमें सरफेस मिला, लेकिन यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रेशन नहीं ले रहे, डीएस नहीं ले रहे, हम यहाँ पे क्या ले रहे, डीएल ले रहे।
तो हमें कोई ना कोई टेक्निक ऐसा निकालना होगा कि डीएल से जो हम क्लोज पाथ को ले रहे, क्लोज कर्व को ले रहे, तो डीएस में हम हमारा वैल्यू हो रहा, तो उस डीएस और डीएल को हम क्या कर सके, रिलेट कर सके। और इसीलिए आप डिफरेंट टाइप्स के थ्योरम्स पढ़ते हो, जैसे ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम्स हुआ। तो हमने पाथ को क्लोज किया, तो इंटीग्रेशन हमारा डीएल है, लेकिन वो पाथ जब क्लोज हो गया तो वो सरफेस है, तो वहां पे हम सरफेस इंटीग्रेशन से भी डील कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थ्योरम देखेंगे बाद में, जो आपका क्या होता है, दैट इज योर ग्रीन्स थ्योरम, कि कैसे आप लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हो सरफेस इंटीग्रेशन से, या सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हो आप लाइन इंटीग्रेशन में। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर ए अराउंड पाथ एल। ओके, तो ये आपका था कंसेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम सरफेस इंटीग्रेशन का। तो इस केस में क्या करते हैं, तो अभी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सरफेस को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि एक वेक्टर ए आपको गिवन है, और ये आपका सरफेस एस गिवन है, कंप्लीट जो ब्लैक लाइन में गिवन है सरफेस एस गिवन है, और इसमें एक छोटा सा सरफेस हमने डीएस लिया। ये सारे वेक्टर है, तो यहाँ पे डीएस एक हम छोटे से वेक्टर को ले रहे हैं। तो आपका वेक्टर ए जो है आपका इस सरफेस से पास हो रहा, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो आपका बताता है कि फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू द सरफेस एस कितना होता है। देखो यहाँ फ्लक्स ऑफ, इस पॉइंट को देखो पहले, सरफेस इंटीग्रेशन, ये तो क्लियर हो गया कि सरफेस इंटीग्रेशन जो हम फाइंड आउट करेंगे वो वेक्टर ए डॉट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ए डॉट डीएस लेंगे, पर वो क्रॉस क्या होगा, एक सरफेस एस होगा। लेकिन ये आपका जो फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग होता है, पहले देखो कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक वेक्टर लिया है। तो फॉर अ गिवन वेक्टर आपको क्या गिवन है, गिवन अ वेक्टर ए इन अ रीजन, सबसे पहले वेक्टर ए आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है, वेक्टर ए कॉन्टिन्यूस लिख लो, वेक्टर ए कॉन्टिन्यूस इन अ रीजन containing the smooth surface S। ओके, तो वेक्टर ए है, कंटेन हो रहा है रीजन में, एक स्मूथ सरफेस आपका S है। द सरफेस इंटीग्रल और फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू S इज आपका होता है, इसको हम लिखते हैं, ये नोटेशन होता है क्योंकि फ्लक्स को डील करता है, तो बाद में देखेंगे इसको हम फ्लक्स कैसे बोलते हैं। यहाँ पे ये आपका कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, यही वेक्टर क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, और कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। तो ये जो फ्लक्स आपका डिफाइन होता है वेक्टर ए डॉट डीएस होता है, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ले लेंगे, ना कि लाइन इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए। ये क्या ले रहे हैं हम, सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर इस सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हो तो ये सरफेस, यहाँ पे डीएस की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल डीएस का जो आपका होगा, अगर ये सरफेस है आपका स्मॉल, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। मतलब अगर इसको हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखे तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर ए लिख सकते हैं, और डीएस अगर उसका सरफेस का मैग्नीट्यूड है तो इसके साथ एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा जो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, डीएस है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर आपका है दैट इज योर ए एन, दैट इज यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू योर ए एन। तो ये जो वेक्टर ए है आपका इस यूनिट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज एंगल थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हमें एंगल थीटा का कंसेप्ट हमें पता चल चुका है कि वेक्टर ए जो है इसका स्मॉल सरफेस एरिया पे हमने देखा कि स्मॉल सरफेस एरिया से वेक्टर ए कितना आपका पास हो, फ्लक्स आपका बाहर जा रहा, उस पॉइंट के साथ आपका जो सरफेस पे जो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा दैट इज योर एंगल थीटा। तो इस तरह से ए डॉट डी एस का कंसेप्ट अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस ये और ये दोनों आपका सेम है, तो इसको ए डॉट डी एस अगर लिख रहे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सरफेस मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए को हमने ए लिखा, मॉड ऑफ वेक्टर डी एस तो इसको हम डी एस लिख सकते हैं, और साथ में क्या होगा, एक एंगल कॉस थीटा भी होगा। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ योर ए कॉस थीटा एंड डी एस। ये भी आपका करेक्ट है, क्लियर है। तो आपका ये जो तीनों पॉइंट आपका है डिफाइन करने का आपका सरफेस इंटीग्रेशन का, ये तीनों ही आपका क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हमने स्मॉल डीएस को लिया है तो कंप्लीट अगर हमें सरफेस का के थ्रू देखना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट थ्रू सरफेस कर देंगे, तो हमें कंप्लीट क्या मिल जाएगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस एस मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है, फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू अ सरफेस
एस, जिसको हम बाद में और भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग आपको याद रखना है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए डॉट डी एस होती है, जहाँ पे वेक्टर ए और डी एस आपका स्मॉल एरिया है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं कंप्लीट सरफेस एरिया एस से, और एंगल थीटा जो होता है वेक्टर ए और डी एस के बीच का आपका एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है आपका, इसी सरफेस इंटीग्रल से आपका कंसेप्ट आता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम सरफेस एस। तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए थ्रू फ्रॉम सरफेस एस, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लक्स ऑफ ए थ्रू एस। ये आउटवर्ड और इनवर्ड की हम बात नहीं कर रहे, सिंपल हम क्या बात कर रहे हैं, फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू सरफेस एस। लेकिन जब हम बात करें कंप्लीटली किसकी बात करें, जब हम बात करें कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम सरफेस एस, तो उस वो जो आपका डिफाइन होता है, वो आपका डिफाइन होता है फॉर अ क्लोज सरफेस। तो हम क्या करेंगे, फॉर अ क्लोज सरफेस, मतलब अब हम सरफेस को क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले। तो जैसे ही आप सरफेस को क्लोज करोगे हमें क्या मिल जाएगा, एक वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? तो फॉर अ क्लोज सरफेस जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एस होता है वो आपका डिफाइन होता है क्लोज सरफेस, दिस इज योर क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस। क्लियर? विच इज referred as the net outward flux of vector A from surface S। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स में हमने क्या लिया है, क्लोज सरफेस लिया है। तो क्लोज सरफेस अगर करोगे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस आपका वॉल्यूम में कन्वर्ट है, लेकिन हम इंटीग्रेशन किस में कर रहे हैं, डीएस में कर रहे हैं। मतलब हमारे पास एक थ्योरम होगा जो आपको सरफेस इंटीग्रल, मतलब क्लोज सरफेस को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सके और वॉल्यूम को आपको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए हम क्या देखते हैं, गॉस थ्योरम देखते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस थ्योरम का कंसेप्ट क्या होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल का कंसेप्ट होता है। क्लियर? ओके, तो लास्ट जो आपका पॉइंट है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है ये डिफाइन होता है द इंटीग्रल इज डिफाइन द, ऑब्वियसली वॉल्यूम को डिफाइन करेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्केलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्केलर। इन स्केलर हमने रो भी लिया, जो बाद में हम देखेंगे रो भी जो होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, और वो क्यों होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी को देखेंगे ऑन अ सरफेस, ऑन अ लाइन एंड ऑन द वॉल्यूम। द इंटीग्रल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सरफेस रो बी ओवर द वॉल्यूम वी, दैट इज, ये आपका डिफाइन होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ एनी स्केलर रो बी टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी। क्लियर? तो इस तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को क्लोज सरफेस से रिलेट करेंगे। आपका क्लोज पाथ मींस डीएल, जो हमने क्लोज पाथ सर्कुलेशन का लिया उसको हम ओपन सरफेस यानी डीएस से रिलेट करेंगे। ओके, तो ये आज की क्लास के लिए था। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, अपने सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इनसे बेनिफिट हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपका डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड रिमेनिंग पार्ट जो आपका स्टोक्स थ्योरम, लैप्लेशियन ऑफ स्केलर, और फाइनली अभी जो है ये चैप्टर 1 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये क्वेश्चंस 20 ईयर्स के डिस्कस करूंगी, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, और साथ में एक चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे जो रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी आप एक साथ सॉल्व कर सकें। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।